ये क्लास 10 के भूगोल का पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा पेन किधर गया? हाँ, थोड़ा अल्टर वे में देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को हम लोग ना। थोड़ा सा अल्टर वे में, अल्टर वे कहने का मतलब देखते हैं कैसे कह रहे हैं। पहले हेडिंग देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग है चैप्टर का संसाधन एवं विकास। एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। संसाधन किसको बोलते हैं? तो वे सारे वस्तुएं या सारे हर प्रकार की चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अपने सहूलियतों के लिए करते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो, हमारा काम आसान हो। संसाधन। विकास तो संसाधन जैसे एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत सारी हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें या मनोरंजन रिलेटेड चीज़ें या कुछ आवश्यकता, जैसे एक जगह से दूसरी जगह संवाद को भेजना या इस तरह की चीज़ जो है आसानी से पूरा हो जाता है। तो यह एक संसाधन हो गया। अब विकास, अब ये एक एग्जाम्पल सिर्फ है। विकास का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं उनका भी तो विकास हो रहा होगा, या कुछ ऐसे वस्तुएं भी गढ़ी जा रही होंगी जिसका हम लोग इस्तेमाल अब करने लगे, पहले नहीं करते थे। तो संसाधन वे सब चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं का विकास। इस चैप्टर में हम इस बात पर ध्यान देंगे। देखिए, हम हेडिंग केवल देखेंगे, फोटो देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फोटो दिया हुआ है, एक ट्रायंगल टाइप इसमें कह रहा है आदमी है, आदमी से जुड़ा हुआ क्या क्या चीज़ है। तो भौतिक, पर्यावरण, प्रकृति मतलब हवा, पानी, पहाड़, मिट्टी वगैरह वगैरह। प्रौद्योगिकी मतलब हो गया व्यवसाय। ऐसे टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब कि जैसे मशीन हो गया, मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन बनाने के लिए जो कुछ भी उसके पीछे का थॉट है, उसके पीछे का जो विकास हुआ, जो चीज़ें हैं, न्यूटन के गति नियम लगा हुआ है, तो ये प्रौद्योगिकी हो गया। इंजीनियरिंग इसको बोल सकते हैं। और संस्थाएं मतलब जैसे हम लोग कई संस्था का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल ही एक संस्था है। तो स्कूल का हम लोग इस्तेमाल अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, अपने स्किल बिल्डिंग के लिए करते हैं, तो नॉलेज बिल्डिंग के लिए करते हैं। तो वे संस्थाएं। तो आदमी जो है इन तीनों को आपस में जोड़ता है। ये है तो सब है, सब यूजफुल हो जाएगा। हाँ, क्या यहाँ पर लिखा हुआ था? प्रकृति, प्रौद्योगिक और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित आदमी करता है। ये एक और फोटो देखिए यहाँ पर आया। इस फोटो के देखिए, संसाधन जिसको हम बोले कि जिसका हम इस्तेमाल करते हुए चीज़ें कितने किस्म के होते हैं। तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं जैसे कि कोयला, पानी, मिट्टी वगैरह। मानवीय भी हो सकते हैं जैसे स्कूल, मोबाइल वगैरह। तो प्राकृतिक में कैसे कैसे हो सकते हैं? नवीकरण योग। तो प्रकृति में नवीकरण योग, जैसे हम लोग को धूप मिलता है तो धूप नवीकरण योग हो गया। अनवीकरण योग मतलब जिसका पुनः पूर्ति संभव नहीं, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। अब अनवीकरण योग में दो किस्म के हो गया। पुनः चक्रीय धातु। पुनः चक्रीय मतलब कि एक बार यूज कर लिए, हालांकि हम निकाल लिए तो वो बर्बाद हो जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उसका क्या हो सकता है, जैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और वो ख़त्म नहीं हो जाएगा हमेशा के लिए। वो एक बार, जैसे हम लोग धातु यहाँ पर बोला, जैसे लोहा हम लोग निकाले ज़मीन से उसको खोद करके, तो वो जो लोहा निकाले और उसका हम यूज कर लिए, मान लिए करकटे बना लिए, करकट बना लिए, करकट में खराबी आ गया, पानी धूप के वजह से खराब हो गया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे,
बेच देंगे कबाड़ी वाला को, फिर से वो रिसाइकिल होकर के फिर से वो करकट बनाया जा सकता है। तो पुनः चक्र करने वाला, फिर से उसको रिसाइकिल करने वाला अचक्रीय, मतलब जिसको हम नहीं रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर कोयला एक बार जला दिए तो खत्म, दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता है। नवीकरण योग सतत प्रवाह अथवा प्रवाह। सतत मतलब जो हमेशा चलता रहता है, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, सूर्य की किरणें हो गई। नवीकरण योग में जैव हो गया, जैव मतलब प्राकृतिक वनस्पति वन, हम उसको काटेंगे दोबारा भी जन्म ले सकता है, तो ये नवीकरण हो गया। वन्य जीव ऐसा नहीं है, उसको शिकार अगर कर लेते हैं तो वो फिर से जंगल में आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लिए। फिर आगे देखिए, ये देखिए संसाधनों के प्रकार। अभी जो ऊपर हम लोग देखे संसाधनों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कितने किस्म के संसाधन होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो किस्म के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव मतलब जो सजीव प्राणी से हम लोग को प्राप्त होता है, एनिमल प्लांट से, उसको हम जैव संसाधन बोलेंगे। अजैव संसाधन मतलब जो जीवन से प्राप्त नहीं होता है, निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, जैसे चट्टान, धातु। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। समाप्यता के आधार पर, मतलब कि जो समाप्त हो जाए उसके आधार पर। तो उसके आधार पर देखिए हम लोग ऊपर देखे नवीकरण योग संसाधन होते हैं, नवीकरण जिसका पुनः पूर्ति संभव हो। और नवीकरण योग संसाधन होते हैं मतलब कि एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा इसको बनाया नहीं जा सकता है, जैसे कोयला के एग्जाम्पल लिए। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन बांटे गए हैं कि कौन मालिक है किसी संसाधन का। तो इसमें व्यक्तिगत मतलब कोई एक इंडिविजुअल मालिक हो सकता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। खेत है, घर है, बाग है, चरागाह है, तालाब है, कुआं है, ये सब जो है व्यक्तिगत संसाधन हो जाते हैं। उसी तरह से सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तो सामुदायिक रूप से देखिए चारण भूमि हो सकता है, शमशान देखिए एक नंबर एग्जाम्पल दिया गया है। सार्वजनिक अहरा हो गया, राकेश है कि नहीं जी। और फिर राष्ट्रीय संसाधन जिसका मालिकाना हक जो है राष्ट्र यानी देश का होता है, तो देश के लिए देश का पूरा जमीन हो गया, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, वगैरह वगैरह यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिसका अधिकार जो है पूरे दुनिया के लोगों का हो, या अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था हो उसका हो। तो यहाँ देखिए किसका एग्जाम्पल दिए हुए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित होती है, और वो है तट रेखा से 200 समुद्री मील। ये आप लोग जानते हैं, किसी भी देश के अगर अगल बगल समुद्र है ना, तो उसके तट रेखा से 200 किलोमीटर, 200 मील, समुद्री मील, नॉटिकल मील, इतना दूर तक ही किसी राष्ट्र का होता है संसाधन, वहाँ तक के यूज कर सकता है। और बाकी 200 मील के बाद वाला जो समुद्र है उसमें जा कर के आप फिशिंग नहीं कर सकते हैं, या वहाँ से तेल वगैरह या जो कुछ भी समुद्र में उसको नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। और देखिए विकास के स्तर के आधार पर, विकास मतलब कि जैसे कोई संसाधन है तो संसाधन का अभी तक हम कितना यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ संभावी संसाधन, ये अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा है कि यूज कर सकते हैं। जैसे पानी में हाइड्रोजन है, तो अभी तक हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ऊर्जा के रूप में, लेकिन आने वाले समय में अगर हम पानी को ब्रेक करने का मेथड सीख गए बहुत आसानी से, और हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी के लिए कर सकेंगे, तो तब जाके संसाधन हो जाएगा, अभी नहीं। विकसित संसाधन मतलब जिस संसाधन को हम लोग ना क्या कर लिए हैं, पूर्ण रूप से विकास कर लिए हैं कि उसका अब हम पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम अगर ज़मीन के नीचे मिल रहा है तो उसको हम क्या कर लेते हैं कि निकालते हैं और उसका संपूर्ण यूज करते हैं, मतलब हर टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है उसको लेकर के। भंडार किसको बोलते हैं,
तो भंडार मतलब देखिए यहाँ पर मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हुआ है और सुरक्षित है। जैसे क्या देखिए यहाँ पर जल दो गैसों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक या ज्ञान नहीं है। संचित कोष, संचित कोष किसको बोलते हैं? संचित कोष मतलब देखिए यह भंडार का ही हिस्सा है। इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। हाँ, अभी धरती पर चीज़ें हैं उपलब्ध, जैसे कह सकते हैं कि बालू ही है या मिट्टी ही है, हो न हो इस बालू और मिट्टी का आगे टेक्निक का विकास हो तो इसका दूसरे रूप में बदल करके इस्तेमाल किया जा सके, कुछ भी हो सकता है। संसाधनों का विकास हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे हम लोग ना शोध करते हैं तो शोध करने से कई नई बातें पता चलती हैं, और उस नए बातों से क्या होता है कि कुछ संसाधन का उपयोग बढ़ जाता है। तो इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे, संसाधन का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे लोग आगे बढ़े। एक हो गया सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिंदी। ऐसा विकास मानव का या संसाधन का जो आने वाले सभी पीढ़ी के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ध्यान में रखते हुए हम लोग आज संसाधन का उपयोग करें, या किसी भी किस्म की कोई खराबी पैदा ना हो और हम लोग भी जिएं, आने वाले पीढ़ी के लिए भी जीने के लिए सारी चीज़ें छोड़ के जाएं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना। बहुत बढ़िया ये डिफिनेशन है, इससे बढ़िया डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पृथ्वी को बचाने के लिए, जैसे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम उधर पढ़े, तो जब दुनिया में विकास की वजह से कई चीज़ें बदलती नज़र आई या कई तरह के, देखिए कुत्ता भौंक रहा है, जैसे कई जैसे ओजोन लेयर का खराबी हुआ, तो ओजोन लेयर खराब हुआ तो लोग समझे इसका क्या रीज़न है, तो लोग फिर से अपने विकास को सही ढंग से करने के लिए ना सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश जो है यहाँ पर आकर के हिस्सा लिए। उसके बाद हम लोग एजेंडा 21 भी पढ़ेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी से हम लोग जो है वैश्विक स्तर पर चीज़ों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये सब हम लोग देखेंगे। संसाधन नियोजन मतलब कोई संसाधन अगर है तो उसको देखभाल, रख रखाव या उसको सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें, इस बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। फोटो भी कुछ देखिए, कहीं फोटो आ ही नहीं रहा। भारत में संसाधन का नियोजन मतलब नियमबद्ध कर देना, नियम बना देना कि इस संसाधन का इसे इस्तेमाल करना है, इस तरह की चीज़ें। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? संसाधनों का संरक्षण कैसे? जैसे जंगल है तो जंगल में से अगर हर साल लकड़ी काट रहे हैं, 10 पेड़ काट रहे हैं तो 10 लगा दें, तो ये संरक्षण हो गया, इस तरह का। और देखिए हम लोग भू संसाधन, अब एक करके संसाधन को पढ़े। भू संसाधन मतलब जमीन वाला संसाधन, भारत में कैसा जमीन है, कहाँ जमीन का कैसा इस्तेमाल होता है, ये हो गया भू संसाधन, इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे। देखिए एक फोटो आया, इस फोटो में देखिए भारत में भूमि कैसे छितरा हुआ है। तो भारत में 43% जो है वो मैदान है, 27% पठार है और 30% क्या है? पर्वत है। मतलब भारत में जितना ज़मीन है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है 43% वो मैदान है। गंगा के हो गया, कावेरी का मैदान हो गया, कृष्णा नदी का हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी का हो गया, ये सब मैदान। पर्वत मतलब हिमालय पर्वत, पहाड़, विंध्याचल पर्वत वगैरह वगैरह। और पठार मतलब वही दक्कन का पठार,
जो दक्षिण भारत में पाया जाता है या मध्य भारत में पाया जाता है। ये देखिए फोटो और आया। इस फोटो में क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है आपको समान भू उपयोग संवर्ग, समान भू उपयोग संवर्ग 2014-15, 1960-61 का एक डाटा है और एक 2014-15 का है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या भारत में कैसे उपयोग है, तो एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जो भी ऊपर कलर दिया हुआ है उसमें दिखाया गया है कि वन 18.11% पर वन था 1960-61 में, लेकिन 2014-15 में यह 23.3% हो गया है ना। देखिए इसी तरह से शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध ये इस कलर वाला को शुद्ध बोया गया क्षेत्र का कह रहे हैं, तो ये है आपको 46.26% था तब, और अब है 45.56%। बंजर भूमि, कृषि योग बंजर भूमि, कृषि योग बंजर भूमि आज भी है और पहले भी था, तो वो ये कलर का है 6.23% पहले था और अब जो है घट करके हो गया है 4%। अब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इतना दिन में 2% हम लोग बंजरों जमीन को उपजाऊ बना लिए। भू उपयोग, क्या क्या उपयोग हुआ है जमीन का ये बताया गया है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, तो जो भी भारत में जमीन है उसका उपयोग करने का क्या प्रारूप है। ये प्रारूप मतलब कि किस ढंग से हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं या कहाँ क्या है, या कहाँ जंगल है, कहाँ पर खेत होता है, कहाँ पर चाय उत्पादन होता है, इस तरह की चीज़ें। और देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण मतलब हो गया कि जब हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको उसमें जो है ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल कर देते हैं, अंधाधुंध एक ही किस्म के फसल को हर साल लगाते हैं, जिससे ना भूमि की गुणवत्ता जो है, मिट्टी की गुणवत्ता या खेत का गुणवत्ता घट जाता है, जिसकी वजह से उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है और ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे से स्थिति में ज़मीन को कैसे संरक्षित किया जाए, इसका उपाय भी हम लोग देखेंगे। और देखिए मृदा संसाधन, अब क्या आ गया, मिट्टी के रूप में संसाधन, मृदा संसाधन, ऊपरी स्तर की मृदा। ये देखिए इस फोटो को, हम लोग का जो मिट्टी है वो इसी तरह से बना हुआ है। पहले सबसे नीचे जो है अक्षय या रहित आधारी चट्टाने एकदम मोटा मोटा भेटाई देगा, अधस्तरीय अक्षयित आधारी चट्टाने, इसमें जो है इससे छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा। और ये उसके बाद उप मृदा मतलब मट्टी जैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा, बालू टाइप मिल सकता है। ऊपर वाला मृदा एकदम चिकना भी हो सकता है, जो आप लोग ना खेती में कोड़ते हैं, पिच बनाते हैं, उस तरह का। और मिट्टी को हम लोग देखेंगे, मृदा को हम लोग देखेंगे, तो मृदा में आपको मिल जाएगा अलग अलग किस्म की मृदा। जलोढ़ मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं ये हम लोग देखेंगे जानेंगे। ये देखिए फोटो में आपको बताया गया कि भारत के प्रमुख मृदा जो है किधर किधर है, कैसा कैसा है। तो जिधर जैसा पहाड़ या जिस पहाड़ से जो मृदा बना है वो जो क्वालिटी का होगा, जो गुण का होगा, उसी किस्म का हमारा जो है क्या होगा, वहाँ के मिट्टी का प्रकार होगा, मृदा का प्रकार होगा। तो इस फोटो को आप देख सकते हैं, कश्मीर में कैसा मृदा है, और ये गंगा के मैदान में ही, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो आप देख सकते हैं पर्वत और वन है कश्मीर। और यहाँ देखिए सिक्किम, और इधर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह पर्वत और वन है। जलोढ़ मृदा जो है काफ़ी बढ़िया होता है और वो हमारा गंगा के मैदान में है। इधर देखिए पूर्वी घाट है, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी देखिए इधर पठारी भाग में है, इधर है, और यहाँ देखिए इस वाला रीजन में भी है कि ना, इस वाला रीजन में भी है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है। सबसे ज़्यादा लग रहा है कि लाल और पीली मिट्टी है। काली मिट्टी भी है, बहुत उपजाऊ होता है काली मिट्टी, ये पठार से बना हुआ था मिट्टी, और काली मिट्टी में आपको कपास बहुत अच्छा होता है। लेटराइट, लेटराइट पता ना कैसा होता है, शुष्क मतलब एकदम सूखा हुआ जिसमें नमी नहीं है, ऐसा मिट्टी।
काली मृदा हम लोग पढ़ेंगे अकेले, लाल पीली मृदा पढ़ेंगे, लेटराइट मृदा पढ़ेंगे, ये सब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा, माने मरुस्थल वाला एरिया में जैसा मट्टी मिलता है वो मृदा अपर्दन और संरक्षण। ये वन मृदा भी हम लोग पढ़ेंगे। वन में जो मिट्टी मिलता है वो वाला, उसमें ह्यूमस ज़्यादा रहता है क्योंकि पत्ता उत्ता गिरते रहता है, सड़ते रहता है, तो वो वाला मृदा अपर्दन में क्या हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो मिट्टी ऊपर वाला परत है ना, उसमें जो कई गुण पाए जाते हैं और उपजाऊपन उसमें रहता है। अब उसका उपजाऊपन अगर ख़त्म होने लगे तो उसी को अपर्दन बोलते हैं। या ऊपर वाला मिट्टी बाढ़ के वजह से या किसी और वजह से बह जाए तो उसको मृदा अपर्दन बोलते हैं। उसको संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को हम लोग देखेंगे। भारत के पर्यावरण की दशा जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो है गड़बड़ा गया है। खूब बोझ न पड़ गया भारत के संसाधन पर, इसी वजह से। देखिए ये फोटो बड़ा मजेदार फोटो है। हे भगवान, अभी तक भरम है। क्या भरम है? समुदाय लोग क्या भरम लगा कर रखे हैं। ठेकेदार बोलता है नौकरशाह निगम, भारत सरकार परियोजना। सिटीजन्स 5th रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली। ये दशा हो गया आदमी का। और इस तरह से ये चैप्टर लगता है का खत्म हो जाएगा। थैंक यू। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सब डिटेल से पढ़ेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन हम लोग का।